अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के मैच के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफ़र इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने वर्ल्ड कप के सफ़र पर एक तनकीदी नज़र डालें ताकि हम अपनी कमियों कोताहियों का अंदाज़ा लगा सकें और उसके बाद फिर हम अपने आने वाले मैचेस के लिए, अपने आने वाली सीरीज़ के लिए अपनी क्रिकेट टीम को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। तो नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी बात का बाकायदा आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आपको बर वक्त नोटिफिकेशंस के साथ मिलती रहें। तो चलते हैं नाज़रीन अपनी वीडियो की तरफ। इसमें सबसे पहले हम अपने तमाम खेले गए मैचेस के बारे में एक सरसरी सा जायज़ा लेंगे। इसमें सबसे पहला जो मैच हमारा था वो था पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़। ये मैच जो पाकिस्तान का पहला मैच था, इसमें पाकिस्तान को एक अपसेट शिकस्त हुई थी। 105 रन्स पर पहले खेलते हुए पूरी पाकिस्तान की टीम आउट हो गई थी, जिसमें कोई भी बैट्समैन जो है वो खातिर खा रन्स नहीं बना सका था। फ़खर जमान के 22 स्कोर, बाबर आजम के 22 स्कोर और उसके बाद वहाब रियाज के 18 स्कोर शामिल थे। जबकि बॉलिंग में मोहम्मद आमिर ने 3 विकेटें हासिल की थी और उन्होंने 6 ओवर्स में 26 रन देकर 3 विकेटें हासिल की थी। इसके अलावा कोई भी खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी और इसी मैच की वजह से पाकिस्तान का रन रेट बहुत ज़्यादा माइनस में चला गया, जिसको पाकिस्तान आखिर वक्त तक कंट्रोल नहीं कर सका। नाजरीन, दूसरा मैच था पाकिस्तान का इंग्लैंड के साथ। इस मैच में पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैटिंग की। इंग्लैंड ने पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी और पाकिस्तान ने 348 रन 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए। इसमें इमामुल हक के 44 रन, फ़खर जमान के 36 रन, बाबर आजम के 63 रन, जबकि मोहम्मद हफीज़ के 84 रन शामिल थे। इसके अलावा सरफराज अहमद ने भी 55 रन का हिस्सा डाला। जबकि अगर हम इसमें बॉलिंग की बात करें तो वहाब रियाज ने 3 विकेटें हासिल की थी, मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें, शादाब खान ने 2 विकेटें, जबकि मोहम्मद हफीज़ और शुएब मलिक ने एक एक विकेट हासिल की थी। इस मैच में ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी बहुत बेहतर रही। फील्डिंग में कुछ कमियां कोताहियां थीं, जिसकी वजह से इंग्लैंड 334 रन करने में कामयाब हो गया और पाकिस्तान ये स्कोर सिर्फ 14 रन से जीत सका। इसके बाद तीसरा मैच था पाकिस्तान और श्रीलंका का। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत आसान मैच था, लेकिन बारिश हो जाने की वजह से ये मैच ना हो सका और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान और श्रीलंका को इस मैच का एक एक पॉइंट मिला। इसके बाद नेक्स्ट मैच पाकिस्तान का था ऑस्ट्रेलिया के साथ। पाकिस्तान ने टॉस जीता और ऑस्ट्रेलिया को पहले बैटिंग की दावत दी और ये फैसला इंतहाई गलत साबित हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 307 रन स्कोर किए और पाकिस्तान को 308 रन का टारगेट दिया। इस मैच में मोहम्मद आमिर ने 10 ओवर्स में 30 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी की 2 विकेटें, जबकि हसन अली, वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ ने एक एक विकेट हासिल की। पाकिस्तान ने 308 रन के ताक़ुब में बैटिंग शुरू की तो फ़खर जमान बहुत जल्दी सिफर पर आउट हो गए। इमामुल हक ने 53 रन किए, बाबर आजम ने 30 रन किए, मोहम्मद हफीज़ के 46 रन, सरफराज अहमद के 40 रन, जबकि शुएब मलिक और आसिफ अली कोई खातिर खा रन स्कोर नहीं कर सके। जबकि हसन अली ने 32 रन किए और वहाब रियाज ने 45 रन किए। मिडल ऑर्डर की नाकामी की वजह से पाकिस्तान ये स्कोर चेज़ नहीं कर सका और 266 रन के मजमूई स्कोर पर 46वें ओवर में पाकिस्तान की पूरी टीम आउट होकर पवेलियन वापस लौट गई और पाकिस्तान ये मैच हार गया। इसके बाद नेक्स्ट मैच था पाकिस्तान का इंडिया के ख़िलाफ़। एक बार फिर सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर वही गलत फ़ैसला किया और इंडिया को पहले खेलने की दावत दी। इंडिया ने पहले खेलते हुए ज़बरदस्त बैटिंग करते हुए 336 रन बनाए और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। इस मैच में मोहम्मद आमिर की 3 विकेटें थी, जबकि हसन अली और वहाब रियाज को एक एक विकेट मिली। पाकिस्तान की फ़ील्डिंग की अगर बात की जाए तो इस मैच में भी पाकिस्तान की फ़ील्डिंग बहुत नाकारा थी और मैच के शुरू में ही रोहित शर्मा का एक बहुत आसान रन आउट मिस किया, जिसके बाद रोहित शर्मा टोटल 140 रन बनाने में कामयाब हुए। पाकिस्तान ने बैटिंग का आगाज़ किया तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि चेज़ करने में पाकिस्तानी टीम कभी भी अच्छी नहीं रही, प्रेशर में रहती है और इस मैच में भी वही हुआ। मैच के स्टार्ट से ही टीम प्रेशर में नज़र आई। फ़खर जमान के 42 रन और बाबर आजम के 48 रन के बाद कोई भी प्लेयर खातिर खा स्कोर नहीं कर सका सिवाय इमाद वसीम के, जिन्होंने मैच के इख्तितामी ओवर्स में 6 चौके लगाकर 46 रन स्कोर किए। जबकि शुएब मलिक इस मैच में पहली ही बॉल पर आउट हो गए और ये शुएब मलिक का इस टूर्नामेंट में आखिरी मैच साबित हुआ।
अपनी इस इंडिया और पाकिस्तान के मैच की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग तीनों शोबों में इंतहाई ख़राब कारकर्दगी दिखाई और पाकिस्तान ये मैच 89 रन से हार गया। इसके बाद पाकिस्तान का मैच था न्यूजीलैंड के साथ। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच से पहले न्यूजीलैंड टूर्नामेंट की टॉप टीम थी और कोई भी मैच नहीं हारी थी। तो इस मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए 237 रन तक महदूद कर दिया। मुकर्ररा 50 ओवर्स में न्यूजीलैंड की टीम महज 237 रन बना सकी, जबकि न्यूजीलैंड के 83 स्कोर पर 5 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा कप्तानी में जो है कमज़ोरी नज़र आई कि 83 के मजमूई स्कोर पर जब 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे तो सरफराज को चाहिए था कि अपने मेन प्लेयर्स को, अपने मेन बॉलर्स को वापस लेकर आए और मज़ीद विकटें लेने की कोशिश करे, फील्ड ऊपर रखे। लेकिन यहाँ पर हमें कप्तानी की कमज़ोरी नज़र आई और 83 पर 5 आउट होने के बाद छठी विकेट 215 रन के स्कोर पर गिरी। अगर ये कप्तानी अच्छी की जाती तो हम न्यूजीलैंड को 150-160 के मजमूई स्कोर तक रोक सकते थे। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की बैटिंग का आगाज़ हुआ। दोनों ओपनर्स कोई खातिर खा स्कोर नहीं कर सके, जबकि बाबर आजम ने इंतहाई प्रेशर गेम में खेलते हुए यहाँ पर अपनी एक शानदार सेंचुरी स्कोर की। मोहम्मद हफीज़ ने उनका साथ दिया, 32 रन बनाए, जबकि हारिस सुहेल 68 रन बनाकर रन आउट हुए। पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो 50वें ओवर की पहली गेंद पर 4 विकेटों के नुकसान पर जीत लिया और 241 रन बनाकर इस मैच में 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। इसके बाद अगला मैच पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के साथ था। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, 308 रन बनाए, जिसमें इमामुल हक और फ़खर जमान ने 44 रन स्कोर किए। बाबर आजम के 69 रन, हारिस सुहेल के 89 रन शामिल थे। जबकि अगर बॉलिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की, वहाब रियाज और शादाब खान ने 3 विकेटें हासिल की, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को 1 विकेट मिली और इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच हारिस सुहेल करार पाए। साउथ अफ्रीका के बाद पाकिस्तान का अगला मैच अफ़गानिस्तान के साथ था, जिसमें पाकिस्तान बआसानी जीतकर अच्छे मार्जिन के साथ जीतकर अपना रन रेट बेहतर कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान को रन रेट बेहतर बनाने की अशद ज़रूरत थी। वेस्ट इंडीज़ और इंडिया से बड़े मार्जिन के से हारने के बाद पाकिस्तान का स्कोर काफ़ी माइनस में गया हुआ था। लेकिन इस मैच में भी पाकिस्तान कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। मैच तो पाकिस्तान ने जीत लिया लेकिन अपना रन रेट बेहतर करने में नाकाम रहा। इस मैच में अफ़गानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और मुकर्ररा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 227 रन का स्कोर किया। बॉलिंग की बात की जाए तो इस मैच में इमाद वसीम ने 2 विकेटें हासिल की, शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेटें, वहाब रियाज ने 2 विकेटें, जबकि शादाब खान ने 1 विकेट हासिल की। बैटिंग का आगाज़ हुआ तो फ़खर जमान एक दफ़ा फिर नाकाम हुए और दूसरी ही गेंद पर LBW आउट हो गए, जबकि उनके बाद इमामुल हक ने 36 रन स्कोर किए और बाबर आजम ने 45 रन स्कोर किए। मोहम्मद हफीज़ 19 रन के मजमूई स्कोर पर पवेलियन वापस लौट गए। हारिस सुहेल ने 27 रन किए, जबकि एक मुश्किल सूरत हाल में और एक मुश्किल विकेट पे इमाद वसीम ने 49 रन की ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेलते हुए पाकिस्तान के लिए फ़तह हासिल की और इस मैच में इमाद वसीम ने जीत में अहम किरदार अदा किया और इमाद वसीम को ही प्लेयर ऑफ द मैच डिक्लेयर किया गया। ये एक आसान मैच हो सकता था, लेकिन एक दफ़ा फिर पाकिस्तान चेज़ करने जा रहा था और सब जानते हैं कि पाकिस्तान चेज़ करते हुए बहुत प्रेशर में होता है और अच्छी बैटिंग नहीं कर पाता। तो इस मैच में भी वही हुआ कि सिर्फ 2 बॉल्स पहले पाकिस्तान ने 227 का टारगेट चेज़ किया और उस वक्त पाकिस्तान के 3 विकेटें सिर्फ बाकी पड़ी थी। पाकिस्तान के 7 आउट हो चुके थे, तो ये कोई इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका पाकिस्तान इस मैच में। पाकिस्तान का आखिरी मैच बांग्लादेश के साथ था। इस मैच में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 315 रन बनाए और बांग्लादेश को जीत के लिए 316 रन का टारगेट दिया। फ़खर जमान एक दफ़ा फिर नाकाम हुए, जबकि इमामुल हक ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। बाबर आजम 96 के मजमूई स्कोर पर LBW आउट हो गए, जबकि उनके बाद इमाद वसीम ने 43 रन की एक अच्छी इनिंग्स खेली। बॉलिंग करते हुए पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 221 रन पर ऑल आउट कर दिया, जबकि अभी 45वें ओवर की पहली बॉल करवाई गई थी और पाकिस्तान ये मैच 94 रन से बआसानी जीत गया। अगर इस मैच में बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने शानदार बॉलिंग करवाते हुए इस मैच में 6 विकेटें हासिल की। शादाब खान ने 2 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज को 1 विकेट मिली। प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में शाहीन शाह अफरीदी डिक्लेयर किए गए। तो नाजरीन, ये था एक पूरा सफ़र पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में।
हर मैच में पाकिस्तान की कारकर्दगी किस तरह की रही और कौन से प्लेयर्स थे जो अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके और कौन से प्लेयर्स नाकाम हुए, वो हमने आपको बता दिया। नाजरीन, अब अगर पॉइंट्स टेबल पर हम नज़र डालें तो यहाँ पर हमें पाकिस्तान 9 मैच खेलने के बाद 11 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर नज़र आएगा। नाजरीन, अगर हम देखें कि पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप से पहले मुसलसल 11 वनडे इंटरनेशनल मैच हारने के बाद इस वर्ल्ड कप में आई थी, तो अगर उस कारकर्दगी को मद्देनज़र रखा जाए तो ये 5वीं पोजीशन पर आना कोई बुरी कारकर्दगी नहीं है, बल्कि बहुत हौसला अफजा कारकर्दगी है। 11 मैच हारे हुए थे और ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के अलावा शायद ही किसी टीम को हरा सके। जबकि पाकिस्तान ने टूर्नामेंट की हॉट फेवरेट टीम इंग्लैंड को मैच हराया। न्यूजीलैंड जो अपने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से पहले टॉप टीम थी और कोई मैच नहीं हारी थी, पाकिस्तान ने उस न्यूजीलैंड को भी मैच हराया। साउथ अफ्रीका जो इस टूर्नामेंट में कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सकी, लेकिन बहरहाल वो एक अच्छी टीम है और पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की टीम को भी बआसानी हराकर ये 5वीं पोजीशन हासिल की। जबकि अगर बांग्लादेश से फ़तह को देखा जाए तो बांग्लादेश भी अब 1999 वाली टीम नहीं है कि जब वो पाकिस्तान को हराए तो उसको एक अपसेट माना जाए। ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी टफ होगा और पाकिस्तान के लिए जीतना आसान नहीं होगा, क्योंकि बांग्लादेश की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी है और कंसिस्टेंट है ये टीम, बैटिंग में भी, फील्डिंग में भी और बॉलिंग में भी। तो बांग्लादेश को भी पाकिस्तान ने बआसानी अपना मैच हराया है और ऑस्ट्रेलिया से एक क्लोज़ मुकाबला किया, तो इस तरह ये 5वीं पोजीशन पाकिस्तान के लिए कोई बुरी नहीं है। मज़ीद अगर देखा जाए तो शायद कुदरत को भी हमारा सेमीफ़ाइनल खेलना मंजूर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान को जो सबसे आसान मैच था वो श्रीलंका के साथ था और वो उस मैच में बारिश हो गई और पाकिस्तान जो मैच बआसानी जीत सकता था और वो मैच जीत कर पाकिस्तान आज तीसरी पोजीशन पर होता, न्यूजीलैंड से ऊपर होता, लेकिन बारिश होने की वजह से एक एक पॉइंट मिला और पाकिस्तान 5वीं पोजीशन पर है। इसी तरह जो न्यूजीलैंड का सबसे मुश्किल मैच था इंडिया के साथ, इंडिया नो डाउट इस वक्त ऑन द पेपर और ऑन द फील्ड न्यूजीलैंड से बहुत बेहतर टीम है। तो न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच में भी बारिश हो गई, न्यूजीलैंड वो मैच हार जाता, श्रीलंका से पाकिस्तान मैच जीत जाता, तो पाकिस्तान इस वक्त टॉप 4 में होता और तीसरी पोजीशन पर होता और सेमीफाइनल खेलने के लिए तैयार होता। लेकिन बहरहाल अगर मगर से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि हम जिस तरह से अपनी टीम पर तनकीद कर रहे हैं, ठीक है, एक अपसेट शिकस्त हुई है हमें, इंडिया के ख़िलाफ़ हम अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर सके। अफ़गानिस्तान से जो मैच हम बआसानी जीत कर अपना रन रेट बेहतर बना सकते थे, उसमें भी हमें नाकामी हुई, गो कि हम मैच जीत गए लेकिन रन रेट बेहतर नहीं कर सके। तो ये कुछ खामियां भी हैं, लेकिन जो अच्छी बात है वो ये है कि हम 11 मैच हारने के बाद वर्ल्ड कप में आए थे और हमने 5वीं पोजीशन हासिल की है, जो एक बुरी चीज़ नहीं है। और उसमें एक श्रीलंका मैच का फैक्टर शामिल है जिसमें बारिश हुई, जो हमारे लिए सबसे आसान मैच था। न्यूजीलैंड और इंडिया का मैच जो था जिसमें बारिश हुई, वो भी फैक्टर शामिल है। उसमें हम उम्मीद कर सकते थे कि न्यूजीलैंड को शिकस्त का सामना करना पड़ता। दोनों में से कोई एक मैच भी बारिश ना होती तो हम इस वक्त बेहतर पोजीशन में होते। और फिर अगर इंग्लैंड और इंडिया के मैच की बात की जाए, बहुत उस पर बातें हो चुकी, हमने भी उस पर वीडियो बना कर दी है। इंडियन कमेंटेटर्स भी उस चीज़ को दबे अल्फाज में मान रहे थे कि इंडिया ये मैच जानबूझ के हारा, तो वो भी मैच जो है हमें कॉस्ट कर गया। और अगर वो मैच उस तरह से इंडिया ना खेलता और जिस तरह इंडिया की जो कैपेसिटी है आखिरी ओवर्स में चेज़ करने की, हिटिंग करने की, अगर इंडिया वो प्रॉपर खेलता तो उस सूरत में भी हम टॉप 4 में पहुंच जाते। लेकिन बहरहाल ये सब कुछ खेल का हिस्सा है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी टीम को सपोर्ट करें, जो खामियां हैं उनको ज़रूर देखें और जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको भी जहन में रखें। तो दोनों चीज़ों को देखते हुए हमें तनकीद करनी चाहिए। तो मेरे मुताबिक एक टीम जो 11 मैच हार कर वर्ल्ड कप में एंट्री कर रही है, वो अगर 5वीं पोजीशन हासिल कर लेती है तो ये उसके लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी है। मज़ीद अगर हम अपने प्लेयर्स पर नज़र डालें तो मोहम्मद आमिर जो एक बहुत अरसे से नाकाम होते आ रहे थे और विकेटें लेने में मुसलसल नाकाम थे, उनकी कारकर्दगी कोई इतनी अच्छी नहीं थी। तो इस वर्ल्ड कप का एक प्लस पॉइंट ये है कि मोहम्मद आमिर अपनी फॉर्म में वापस आए हैं। उनके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 3-4 मैचेस में उन्होंने बहुत आउट क्लास बॉलिंग की है। वहाब रियाज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उसके साथ साथ अगर हम देखें
इमामुल हक पे एक टैग लगा हुआ है इंज़मामुल हक का भतीजा होने का, जिसकी वजह से ये कंसीडर किया जाता है कि शायद उन्हें सिफारिश के ज़रिए टीम में लाया जा रहा है। लेकिन अगर आप उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो बहुत बेहतर है बाकी प्लेयर्स की निस्बत, जिनको हम बहुत सीनियर्स प्लेयर्स मान रहे थे, जिन पे हम डिपेंड कर रहे थे कि ये हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। उनसे अगर अगर कंपैरिजन किया जाए तो इमामुल हक की कारकर्दगी उनसे बेहतर है और वो एक अच्छे ओपनर साबित हो सकते हैं। मज़ीद अगर देखा जाए जो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस वर्ल्ड कप में हमारे लिए, वो है इमाद वसीम की कारकर्दगी। इससे पहले अगर आप इमाद वसीम की कारकर्दगी का जायज़ा लें तो उनको बैटिंग में अक्सर मुश्किलात आ रही थी। हालांकि वो बॉलिंग बहुत अच्छे तरीके से करते आ रहे हैं थ्रू आउट, लेकिन बैटिंग के मामले में वो एक लंबा स्कोर करने में या एक अच्छा स्कोर करने में नाकाम रहते थे। जबकि इस टूर्नामेंट में उन्होंने 3 मैचेस में प्रेशर में अच्छी इनिंग्स खेली है। 40 प्लस रन्स किया उन्होंने प्रेशर में, जो कि जिसकी हमें बहुत अरसे से कमी महसूस हो रही थी कि हमारे जो है हमारे लोअर ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन हो जो अंडर प्रेशर खेलते हुए तेज़ इनिंग्स खेले, बाउंड्रीज मारे और टीम के लिए 40 से 50 रन स्कोर करे। तो वो इमाद वसीम ने इस टूर्नामेंट में दिखाया है कि उनमें कैपेसिटी है, उनमें कैपेबिलिटी है कि वो अंडर प्रेशर पाकिस्तान को मैच जितवा सकते हैं और तेज़ रन्स खेलकर, जहां तेज़ रन्स की ज़रूरत हो वहां पर इमाद वसीम बाउंड्रीज लगाकर प्रेशर के अंदर टीम को मुश्किल से निकाल सकते हैं। और अफ़गानिस्तान वाला अगर आप मैच देखें तो वो वहाँ पे हम टोटली इमाद वसीम की इनिंग्स की वजह से वो मैच जीते हैं, अदरवाइज़ वो मैच हम तकरीबन हार चुके थे। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं हमारे, जो जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। इसके साथ साथ अब वक्त आ गया है कि शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ उनको अलविदा कहा जाए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है इन दोनों प्लेयर्स का आखिरी टूर्नामेंट होगा। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों प्लेयर्स ने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा खेला, बहुत अरसा खेला, और जितना भी खेला उसमें उनकी बहुत सारी कामयाबियाँ भी हैं। बहुत से मैच भी उन्होंने जितवाए पाकिस्तान के लिए, और कहीं उनकी परफॉर्मेंस बुरी भी रही। लेकिन बहरहाल अब शुएब मलिक का कैरियर जो है तकरीबन 20 साल उन्हें हो चुके हैं। 1999 में उन्होंने डेब्यू किया था, तो अब उनके कैरियर का इख्तिताम है। तो इख्तिताम में अगर उनकी ऐसी परफॉर्मेंस है तो उस पर ज़्यादा तनकीद करने के बजाय बेहतर है कि उन्हें अच्छे अल्फाज में अलविदा कहा जाए। और इसी तरह अगर हम अपने कप्तान की कारकर्दगी देखें तो वो भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। टीम मैनेजमेंट को इस पर सोचना चाहिए कि उनको किस बुनियाद पर कप्तान बनाया गया। डिसीजन मेकिंग उनकी इतनी अच्छी नहीं है, चाहे वो टॉस जीतने के बाद डिसीजन लेना हो या फिर ऑन द फील्ड चेंजेस करनी हो, बॉलिंग चेंज करनी हो, फील्ड चेंज करनी हो, अटैकिंग फील्ड रखनी हो। इन मामलात में सरफराज अहमद जो हैं वो कोई इतने अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। उसके साथ साथ उनकी अपनी जो विकेट कीपिंग की परफॉर्मेंस है वो भी कोई इतनी ख़ास नहीं रही। उन्होंने बहुत आसान आसान कैचेस भी ड्रॉप किए हैं इस टूर्नामेंट में, और उसके साथ साथ अगर उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो भी कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ के काबिल नहीं है। सिवाय 1-2 मैचेस के उनकी कोई बैटिंग परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। तो टीम मैनेजमेंट को इस पर सोचना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस वक्त ज़रूरत है कि हमारी टीम मैनेजमेंट के साथ जो हमारे कोचेज़ हैं वो हमारे अपने होने चाहिए। और वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, इन जैसे लेजेंड्स के होते हुए अज़हर महमूद का बॉलिंग कोच होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो कि बहुत अरसे से कोचिंग कर रहे हैं हमारी टीम की, और बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई खातिर खा बेहतरी नहीं आ रही। तो ये टीम मैनेजमेंट को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। पीसीबी को इस पे सोचना चाहिए कि इतने बड़े बड़े लेजेंड्स हमारे पास बैठे हैं, तो उनके होते हुए अज़हर महमूद बॉलिंग कोच किस तरह हैं। इसी तरह हमने ज़िम्बाब्वे से एक बैटिंग कोच भी मंगवाया हुआ है, जबकि हमारे पास बेहतरीन लेजेंड प्लेयर्स हैं। मोहम्मद यूसुफ है, यूनुस खान हैं, मिसबाउल हक हैं, इसके अलावा इंज़मामुल हक हैं, जवेद मियाँदाद हैं, मोहसिन अली ख़ान हैं, और बेशुमार हमारे पास प्लेयर्स हैं जो हमारी बेहतरीन कोचिंग कर सकते हैं। लेकिन हमने ज़िम्बाब्वे से एक बैटिंग कोच मंगवाया हुआ है, और अज़हर महमूद जो कोई इतने ख़ास बॉलर नहीं थे वो हमारे बॉलिंग कोच है। तो ये इन चीज़ों पर देखने का वक्त है अब, ताकि हम अपने अगले टूर्नामेंट्स के लिए बेहतरी ला सकें टीम में। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक छोटी सी फेवर करें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल हो या कोई सजेशन हो या हमारी वीडियो में कोई कमी कोताही हो तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।